औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लेक्चर्स को कंसंट्रेट करके और फोकस करके सुने, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स कहते हैं हालतों को और मैटर कहते हैं मादा को। आम तौर पर लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा मादा की हालतें, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आमतौर पर ये पूरी की पूरी जो दुनिया है ये बनी हुई है एनर्जी और मैटर की। एनर्जी क्या है वो आपको बताते हैं, मैटर क्या है वो आपको बताते हैं, और इस मैटर की जो स्टेट्स है उसको हम बताते हैं, और उसकी हम डिटेल के अंदर जाएंगे। अब एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी एनर्जी जो होती है वो नॉन मटेरियल होती है आमतौर पर। और एनर्जी है क्या? एनर्जी की आप डेफिनेशन कर सकते हैं द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी भी जिस्म की सलाहियत कि वो काम करे, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं एनर्जी। दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास है, पहले मैं लिख देता हूँ, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। और ये आप जहन के अंदर रखें कि एनर्जी जो है वो नॉन मटेरियल है इन नेचर। एनर्जी क्या होती है जी? एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर। नॉन मटेरियल इन नेचर यानी नेचर के अंदर ये नॉन मटेरियल है आमतौर पर। और किसी भी बॉडी की ये सलाहियत कि वो काम करे, उसे आप लोग एनर्जी पढ़ सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। उसके बाद नंबर 2 पे हम यहाँ पे देखते हैं जी मैटर, कि क्या होता है मैटर। तो लोअर क्लासेस में आप लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा होगा। मैटर जिसे आप लोग उर्दू के अंदर मादा पढ़ते हैं कि हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं मादा। लेकिन वो मैटर एनर्जी नहीं होगा। एनर्जी के अलावा हर वो मादा जो वजन रखता है और जगह घेरता है, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं मैटर। तो एवरीथिंग विच हैज़ मास और वेट एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस और वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो यहाँ इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, एवरीथिंग विच हैज़ मास भी लिख सकते हैं, वेट भी लिख सकते हैं, एंड ऑक्यूपाइज एंड सम स्पेस और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उसे आप लोग मैटर पढ़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैटर की आप क्या एग्जांपल कर सकते हैं? पूरी की पूरी यूनिवर्स, एक बड़ी आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है ये आप लोगों के पास मैटर है। ठीक है। तो वैसे लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा किताब, कलम, कॉपी, मेज, कुर्सी, हर चीज जो है वो मैटर के अंदर आ जाती है। ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर। कायनात के अंदर हर चीज जो है वो मादा होगी। ठीक है जी। तो ये तो आप लोगों के पास है मैटर के हवाले से। अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मादा की जो कितनी हालतें होती हैं, कौन कौन सी हैं, तो वो आप लोगों को बताते हैं। उसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आमतौर पर देखें जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर आमतौर पर मादे की 3 हालतें, लेकिन अभी चौथी जो इसके अंदर शामिल करेंगे वो भी आपको बताते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास है जी गैसेस। नंबर 2 पे आप लोगों के पास है जी लिक्विड्स। नंबर 3 पे आप लोगों के पास है जी सॉलिड्स। और नंबर 4 पे आप लोगों के पास है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आप लोगों के पास एक नई चीज है। बाकी आप लोगों ने गैसेस के हवाले से भी पढ़ा होगा, लिक्विड्स के हवाले से भी और सॉलिड्स के हवाले से भी पढ़ा होगा, लेकिन प्लाज्मा आपके पास एक नई चीज़ है। तो हम यहाँ पर वन बाय वन करके इनको हम पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ते हैं, उनको मैं फिर आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम जो है ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है जी, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स एंड प्लाज्मा, इनको हम पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं कि ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी गैसेस।
तो ये आप लोगों के पास है जी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की खुसूसियात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, ये आप लोगों के पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो है ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। पहले आप इसको समझें, समझने के बाद फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज वन बाई वन करके आपको फिर बताता हूँ। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान फासला काफ़ी ज़्यादा होता है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में देखें फासला, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फासला होता है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये जो स्पेस होती है इसको पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस। तो अगर यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो है ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है। अब स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो कशिश होती है वो कशिश जो है वो इंतहाई कम होती है। उस कशिश को हम लोग पढ़ सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स, कशिश की कुव्वत। अब मॉलिक्यूल क्योंकि दूर दूर है इसी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है वो जो कशिशी कुव्वतें हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ही कम है। तो मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ज़्यादा है, मॉलिक्यूल जो है वो आमतौर पर जो है काफ़ी फासले पे हैं एक दूसरे से, ठीक है, और उनके दरमियान जो कशी कुव्वतें हैं वो कशी कुव्वतें जो होती है वो इंतहाई कम होती है या ना होने के बराबर है। अब ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आसानी के साथ रैंडमली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये मॉलिक्यूल इससे टकरा सकता है, ये मॉलिक्यूल इससे टकरा सकता है, और ये मॉलिक्यूल जो होता है कंटेनर के वॉल के साथ, जो इनर वॉल होती है, अंदरूनी दीवार होती है, उसके साथ टकरा सकता है। ये मॉलिक्यूल इससे, ये मॉलिक्यूल इससे, ये मॉलिक्यूल इससे। तो इस तरीके से एक बेतरतीब मोशन शुरू हो जाती है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं रैंडम मोशन। क्या पढ़ सकते हैं जी? रैंडम मोशन। तो मॉलिक्यूल के दरमियान में एक रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब हरकत, और मॉलिक्यूल एक दूसरे से भी टकराते रहते हैं, और ये मॉलिक्यूल गैस इस कंटेनर का जो अंदरूनी दीवार होती है उससे भी टकराते रहते हैं, और टकराने के बाद जो है फिर प्रेशर डालते हैं जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं गैस प्रेशर। क्या पढ़ सकते हैं? गैस प्रेशर। तो गैस प्रेशर क्या होता है कि मॉलिक्यूल जब कंटेनर की अंदरूनी वाल के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसे आप लोग पढ़ सकते हैं गैस प्रेशर, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है फासला ज़्यादा है जिसको आप लोग स्पेसिस कह सकते हैं, और मॉलिक्यूल के दरमियान में कशी कुव्वत कम है जिनको आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह सकते हैं, वो कम है। मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं रैंडमली, एक दूसरे टकराते हैं, कंटेनर की वाल से टकराते हैं, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट रैंडम होती है आमतौर पर, ठीक है। और मॉलिक्यूल जब गैस की ये इस कंटेनर की अंदरूनी दीवार के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसे आप लोग पढ़ सकते हैं गैस प्रेशर, ठीक है जी। अब मॉलिक्यूल के दरमियान चूंकि फासला बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से आप इन मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर लगा कर, यानी किसी भी आप लोगों के पास पिस्टन है तो इस पिस्टन के ज़रिए इसके ऊपर प्रेशर लगा के इन मॉलिक्यूल को करीब ला सकते हैं मज़ीद। यानी क्या कर रहे हैं आप? उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, इसको पढ़ सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर देने की वजह से ये मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो दूर दूर होने की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के करीब करीब आ सकते हैं। तो प्रेशर की वजह से ये मॉलिक्यूल करीब करीब आ सकते हैं, इसी वजह से गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है जी। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये कंप्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं जी? कंप्रेसिबल, यानी गैस के मॉलिक्यूल को आप लोग क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। तो देखिए ना, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से दूर दूर है, अगर आप इसके ऊपर एक पिस्टन के ज़रिए प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर लगाने पर ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या आना शुरू हो जाएंगे? करीब करीब। ये मॉलिक्यूल इसके करीब आना शुरू हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल इसके करीब आना शुरू हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल के ऊपर आप लोग प्रेशर डाल सकते हैं, इसको आप लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं। इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल को पढ़ सकते हैं कंप्रेसिबल, तो ये कंप्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से डिफ्यूजन और एफ्यूजन, ये गैस के मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज और एफ्यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज आती हैं डिफ्यूजन की और एफ्यूजन की, डिफ्यूजन और एफ्यूजन।
तो गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूज भी कर सकते हैं और डिफ्यूज भी कर सकते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि आमतौर पर जो है डिफरेंट जो गैसेस होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर एक मिक्सिंग हो जाती है, जिसको आप लोग पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। तो मुख्तलिफ जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यानी मुख्तलिफ जो गैसेस हैं इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं डिफ्यूजन। और फ्यूजन जो होती है ये आमतौर पर मॉलिक्यूल जो होते हैं एक छोटे से होल के ज़रिए, छोटे से होल में से एक एक करके निकलते हैं, वहाँ से निकलते हैं जहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज़्यादा होता है और वहाँ जाते हैं जहाँ इन मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जो होता है वो कम होता है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास जो है किसी भी बाइक की या किसी भी गाड़ी की जो ट्यूब होती है, जब वो पंचर होती है तो उसके दौरान देखेंगे मॉलिक्यूल्स एक होल के ज़रिए, और उस मॉलिक्यूल के उस होल का जो साइज़ होता है वो मॉलिक्यूल के साइज़ के बराबर होता है। तो उस होल से वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक एक करके निकलते हैं। अब अंदर जो है आमतौर पर टायर के अंदर उस गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ से ही आते हैं बाहर की जानिब जहाँ उस गैस का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास है डिफ्यूजन और रेफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, मैं यहाँ पे डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप लोग इसको देखें। दिस स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग of molecules of different gases due to collision, due to collision यानी collision की वजह से, टकराव की वजह से आमतौर पर मुख्तलिफ गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी होती है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, यानी यकसा तौर पर वे एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये गए टेम्परेचर और प्रेशर का। मिसाल के तौर पर ये आप लोगों के पास एक कंटेनर है, दरमियान में एक पार्टीशन रखी गई है जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं, और यहाँ पर एक गैस रखी गई है ऑक्सीजन और यहाँ पर रखी गई है NO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मालिक्यूल का साइज छोटा होता है, NO2 के मालिक्यूल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, मालिक्यूलर साइज इनका ज़्यादा है। तो आमतौर पर ये मालिक्यूल एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर मिक्स, क्योंकि इनका मालिक्यूलर साइज कम है तो ये इस होल से होते हुए इसमें क्या होने शुरू हो जाएंगे, हल होना शुरू हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस मिक्स करना शुरू कर देंगे आमतौर पर। और बाद में जो है आप इस मकाम पे देखेंगे, इधर भी देखेंगे तो इधर NO2 के भी होंगे, O2 के भी होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मुख्तसरन आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आप ले लें। और एफ्यूजन क्या होती है, अभी मैंने आप लोगों को एफ्यूजन के बारे में बताया है। एफ्यूजन होता है दी escape of molecules through a tiny hole, escape of molecules one by one through a tiny hole of molecular size without collision from a region of high pressure to a region of low pressure, from a region of high pressure to a region of low pressure, is known as diffusion। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है आमतौर पर गैसेस शो करती हैं, डिफ्यूजन वाली भी करती हैं, एफ्यूजन वाली भी कर सकते हैं। इसको आप लोग देखें कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक एक करके स्केप करते हैं, निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, एक छोटे से होल के जरिए। अब उस होल का साइज किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूल के साइज के बराबर। इस दौरान मॉलिक्यूल एक दूसरे टकराते नहीं है, बल्कि वो इलाका जहाँ पर उन मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से उस इलाके में आते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूल का प्रेशर कम होता है। जिसकी मिसाल में आप लोगों को एक ट्यूब जो पंचर हो चुकी होती है उसकी दे सकते हैं। वहाँ पर मॉलिक्यूल उस होल से जहाँ पे पंचर होता है वहाँ से मॉलिक्यूल एक एक करके निकलते हैं। कहाँ से आ रहे हैं, ट्यूब के अंदर से बाहर। ट्यूब के अंदर मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा है और ट्यूब के बाहर मॉलिक्यूल का प्रेशर क्या है, कम है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं एफ्यूजन। तो ये आप लोगों के पास जो है चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस के हवाले से। अब अगर इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप सामने रखें तो आप इजीली इसकी एक डेफिनेशन कर सकते हैं
कि गैस के मॉलिक्यूल की या गैस की जो प्रॉपर्टी है इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो गैस जो होती है ना, ये इंडेफिनिट शेप और इंडेफिनिट वॉल्यूम, क्योंकि जितनी भी गैसेस होती हैं ना ही इनका खास वॉल्यूम होता है और ना ही खास इनकी शेप होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल मुसलसल कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मूव करने की वजह से इसकी ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, तो लिख सकते हैं गैसेज हैव indefinite shape, indefinite shape and indefinite volume, indefinite volume। ना इनकी डेफिनेट शेप होती है और ना ही इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं गैसेस की डेफिनेशन। तो ये आप लोगों के पास डेफिनेशन है और ये आप लोगों के पास उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसको आप लोग वन बाय वन करके समझ सकते हैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को साथ साथ समझाया भी है और साथ साथ ये प्रॉपर्टीज जो है इनको मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है ये डेफिनेशन है गैसेस के हवाले से। ठीक है, ये उसकी जो है प्रॉपर्टीज हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को आप अपने जहन के अंदर रखें। इन प्रॉपर्टीज के अलावा एक दो और प्रॉपर्टीज है, उनको आप देख लें जो आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है। एक तो आप लोगों के पास है जी डेंसिटी और दूसरी आप लोगों के पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों के पास डेंसिटी को कहा गया उसने, और आप लोगों को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। वॉल्यूम कहते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वॉल्यूम से मुराद होती है लंबाई, मॉलिक्यूल के दरमियान कितना फासला है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्योंकि आप लोग देखें गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम है, मास भी उसी हवाले से फिर इनका कम होगा। तो डेंसिटी जो होती है आमतौर पर गैसेस की कम होगी, ठीक है, बानिस्बत लिक्विड और सॉलिड्स के। और दूसरा आप लोगों के पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप लोग देखें ना, अगर आप किसी ही कंटेनर को हीट देना शुरू कर दें तो यहाँ से जो आप लोगों के पास हीट होगी वो प्रोवाइड करेगी इसको किनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो किनेटिक एनर्जी से इन मॉलिक्यूल्स की जो हरकत है वो मजीद बढ़ जाएगी आमतौर पर। ठीक है, तो आमतौर पर ये देखें कि टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो मजीद क्या कर सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ती है। किनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल की मूवमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये आप लोगों के पास जो है गैस के मॉलिक्यूल्स या गैसेस जो है, सॉरी गैसेस जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आप लोगों के पास डेफिनेट। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स के हवाले से। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को गैसेस की प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंसेस है वो बता चुका हूँ, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि जो आप लोगों के पास लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं और मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ही कम होता है, निग्लिजिबल होता है। तो गैस के ये जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। करीब करीब होने की वजह से इनके दरमियान फासला कुछ होता है, लेकिन गैसेस के हवाले से बहुत ही कम होता है। तो यहाँ करीब करीब होने की वजह से इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं, जिसको आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ सकते हैं, वो स्पेसेस निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है आमतौर पर। करीब करीब है, करीब करीब होने की वजह से इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी जो कशी कुव्वत है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो काफ़ी ज़्यादा है आमतौर पर। ठीक है, तो यानी यहाँ पर देखें कि जो स्पेसेस हैं, स्पेसेस वो निग्लिजिबल हैं, यानी बहुत ही कम है, लेकिन है सही। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो स्ट्रांग होती है आमतौर पर, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है वो स्ट्रांग होती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो होती हैं वो किसी न किसी हद तक स्पेसेस होती हैं। तो स्पेसेस होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर सकते हैं। इसी वजह से जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट की डेफिनेशन जो होती है वो डेफिनेशन में आप लोग यही लिख सकते हैं कि आमतौर पर इनकी जो है जो शेप होती है, आप लोग देखें ना, सिंपल सी एग्जांपल है, आप पानी को किसी भी ग्लास के अंदर डालें, अगर ग्लास होगा रेड कलर का तो पानी का कलर भी रेड हो जाएगा। अगर ग्लास आप लोगों के पास होगा येलो कलर का
तो पानी भी येलो कलर में नजर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो है वो अपनी शेप को डेफिनेट नहीं रख पाता। लेकिन अगर आप देखें तो लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट रहता है। अगर आप ग्लास के अंदर पानी डालेंगे तो पानी अपना लेवल जो होता है वो क्या रखेगा, बरकरार रखेगा। तो जितने भी आप लोगों के पास लिक्विड होंगे तो लिक्विड स्टेट जो होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या होता है, वो डेफिनेट होता है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि जो लिक्विड स्टेट होती है हैव, इसकी डेफिनेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर, हैव indefinite shape, indefinite shape but definite volume। उनकी शेप जो है वो तो डेफिनेट नहीं होती, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या होता है जी, वो डेफिनेट होता है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आप कर सकते हैं। तो यहीं से फिर कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी डेफिनेशन है कि जो आमतौर पर आप लोगों के पास लिक्विड्स होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को मिसाल भी दी है, तो उसी वजह से उनकी जो शेप होती है आमतौर पर वो डेफिनेट नहीं होती, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। लिक्विड को आप किसी भी कंटेनर के अंदर डालेंगे तो लिक्विड उस कंटेनर की शेप अख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला ना होने के बराबर है, होता है लेकिन इंतहाई कम होता है। तो फासला जो थोड़ा बहुत होता है उसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूव करने की वजह से उनकी जो आमतौर पर शेप होती है वो शेप हो जाती है इनडेफिनेट। लेकिन मॉलिक्यूल के दरमियान में क्योंकि कशिशी कुव्वतें होती हैं, तो कशिशी कुव्वतें होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है अपना वॉल्यूम जो है वो क्या कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर जो है आप लोग ये देखें कि ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर होती है कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। ये मुस्तकिल तौर पर क्या करते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, यानी मुस्तकिल तौर पर क्या करते हैं, हरकत। अब इसी की वजह से इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी वजह से, इनके अंदर एवोपरेशन की प्रॉपर्टी भी होती है। एवोपरेशन क्या होता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी दिए गए टेम्परेचर के ऊपर वो क्या करते हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको पढ़ते हैं आप लोग एवोपरेशन। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ लिक्विड्स इनटू गैसेस। ठीक है, लिक्विड्स का गैस में तब्दील होना, इसको पढ़ते हैं एवोपरेशन। तो एवोपरेशन वाला प्रोसेस भी ये कर सकते हैं, डिफ्यूजन भी ये कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप आम तौर पर घरों के अंदर जो है कोई शरबत या महलूल तैयार करते हैं, तो आप लोग देखें ना, आप लोग जो है पानी लेते हैं किसी भी बर्तन के अंदर, तो ये अगर आप लोगों के पास पानी है तो इसमें अगर आप लोग जो है रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी को डाल देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ड्रॉप जो होता है वो यहाँ पर है, फिर ऐसा ऐसा ये ड्रॉप जो होता है इस पूरे पानी के अंदर जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये देखें ना, ये किस्म की स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, यानी ये जो आप लोगों के पास रूह अफ़ज़ा ये भी लिक्विड फॉर्म के अंदर है, पानी जो होता है ये भी लिक्विड फॉर्म के अंदर है। तो ये जो आप लोगों के पास जामे की रूह अफ़ज़ा का ड्रॉप है, शुरू शुरू में इसका रेड कलर आप लोग को यहाँ नजर आएगा, बाद में ऐसा ऐसा ये फैलता जाएगा इसके अंदर। तो इसलिए जो डिफ्यूजन होती है इसकी और डेफिनेशन भी हो सकती है, तो कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कि मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाका, यानी जहाँ पर मॉलिक्यूल कसरत में होते हैं वहाँ से मॉलिक्यूल वहाँ जाते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूल की तादाद कम होती है या ना होने के बराबर होती है। तो आमतौर पर जो लिक्विड्स हैं ये भी डिफ्यूजन ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस की निस्बत क्या होता है, कम होता है, लेकिन होता है, ये ज़हन में रखें। ठीक है, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर आप देखना चाहें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो आमतौर पर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ना होने के बराबर है, इसी वजह से आप इसको कंप्रेस कर तो सकते हैं लेकिन गैसेस के मुकाबले में इंतहाई कम। ठीक है, यानी एक किस्म का बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं आमतौर पर। इस तरीके से अगर अगर इनकी आप लोग डेंसिटी को देखें तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ही कम होता है। डेंसिटी के हवाले से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान वॉल्यूम कम है, इस वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो आमतौर पर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इस वजह से जो लिक्विड्स हैं इनकी डेंसिटी जो होती है वो गैसेस से ज़्यादा, लेकिन सॉलिड से क्या होती है, कम होती है। ठीक है जी,
इसी तरीके से अगर ये जो आप लोगों के पास लिक्विड्स हैं, इन लिक्विड्स क्योंकि ये इनके मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, तो अगर आप जो है इन लिक्विड्स का प्रेशर बढ़ा दें आमतौर पर, ठीक है, तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की जो प्रेशर बढ़ाने से लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे और करीब आने से ये सॉलिड्स की हालत में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यह है इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर के हवाले से पॉइंट्स जो है, ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल करीब आएंगे मजीद, और मॉलिक्यूल करीब आने पर सॉलिड शेप में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि सॉलिड शेप में मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बिल्कुल नहीं होता, मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के टाइटली बॉन्डेड होते हैं। अगर आप टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने पर मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल के दरमियान में जो कशी कुव्वतें हैं, तो वो बढ़ता हुआ टेम्परेचर उन कशी कुव्वतों को तोड़ देगा और ये लिक्विड स्टेट जो है वो गैस स्टेट में तब्दील हो जाएगी। तो अगर आप देखें ना, अगर सॉलिड में तब्दील हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे, ये होगा आप लोगों के पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर में, मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, करीब करीब ये सॉलिड शेप में तब्दील हो गए, ठीक है जी। और इस तरीके से अगर आप इसका जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल फिर एक दूसरे क्या हो जाएंगे, दूर दूर, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो कशी कुव्वतें होती हैं वो टेम्परेचर को बढ़ाने से ब्रेक हो जाती हैं, तो मॉलिक्यूल दोबारा जो है फिर इस शेप में आ सकते हैं, गैसेस में। तो इस वजह से मादा की ये जो तीनों हालतें हैं, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, टेम्परेचर को बढ़ाने या प्रेशर को बढ़ाने, ये तब्दीलियां करने से ये एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टिबल होती हैं, एक दूसरे में क्या हो सकती हैं जी, तब्दील हो सकती हैं आमतौर पर, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जो है चंद एक प्रॉपर्टीज है किसकी, लिक्विड्स की। ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज आप ध्यान के अंदर रखें, और ये लिक्विड्स स्टेट की जो है वो डेफिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो आप लोगों के पास है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अभी हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, और अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स जो ठोस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को। तो जो सॉलिड स्टेट होती है, तो आप लोग ये देखें कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान बिल्कुल फासला नहीं होता। इसकी आप स्टेट को देखें, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, बिल्कुल ये टाइटली पैक होने की वजह से इनके दरमियान स्पेस तो बिल्कुल नहीं होती। स्पेस बिल्कुल ना होने की वजह से मॉलिक्यूल क्योंकि एक दूसरे के साथ ऐसे टाइटली पैक है, जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो कशिश कुव्वतें हैं जिनके तहत मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, जिन्हें हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्पेसेस बिल्कुल नहीं है, निग्लिजिबल भी नहीं कह सकते, ना होने के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड है, ये आप लोगों के पास है। अब मॉलिक्यूल जब टाइटली बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट ना होने के बराबर है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो इसके अंदर होता है, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन निग्लिजिबल है। हाँ, अलबत्ता ये है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी इस मेन पोजीशन पर रहकर मूवमेंट कर सकते हैं। मेन पोजीशन से क्या मुराद है, ये मॉलिक्यूल की एक मेन पोजीशन है, तो इस मेन पोजीशन के ऊपर या मेन पोजीशन के नीचे ये मोशन कर सकते हैं। इस किस्म की मोशन को पढ़ते हैं वाइब्रेशनल मोशन, जो आप लोगों ने सुना होगा। मॉलिक्यूल्स का अपनी मेन पोजीशन पर अपनी हरकत को बार बार दोहराना, इसको पढ़ते हैं वाइब्रेशनल मोशन। मिसाल के तौर पर झूले की मूवमेंट होती है, झूले पर एक बंदा होता है, वो अपनी मेन पोजीशन से ऊपर, फिर दोबारा मेन पोजीशन पर, फिर उसके बाद फिर पीछे, तो इस किस्म की हरकत को पढ़ते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं ये अपनी वाइब्रेशनल मोशन यानी अपनी मेन पोजीशन पर ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं। पेंडुलम की मूवमेंट भी इसी की मिसाल है, झूले की जो मिसाल है वो भी इसी की मिसाल है आमतौर पर। लेकिन ये आमतौर पर डिफ्यूज नहीं कर सकते, यानी हरकत नहीं कर सकते जिस तरीके से आप लोगों के पास गैसेस और लिक्विड्स वाले होते हैं आमतौर पर। इसी तरीके से अगर आप वॉश देखें तो इनको आप लोग प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल टाइटली बॉन्डेड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और डेंसिटीज, अगर आप लोग देखें इसकी डेंसिटी को, तो इनकी जो डेंसिटी होती है
पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स का वो बिल्कुल नहीं है, इसी वजह से डेंसिटी होगी हाई। जब डेंसिटी हाई है तो यही बात है मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर साइज भी या उसका मास भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा आमतौर पर। तो इसी वजह से जो आप लोगों के पास सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड और सॉलिड्स की निस्बत ज़्यादा होती है, और ये जो आप लोगों के पास सॉलिड स्टेट होती है इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इन्हें आप लोग दबा नहीं सकते, इनकम्प्रेसिबल। इसी तरीके से अगर आप इसको टेम्परेचर देंगे मॉलिक्यूल्स को, ये मॉलिक्यूल है, अगर आप इनको टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ब्रेक होगी, और मॉलिक्यूल जो है फिर दोबारा लिक्विड स्टेट के अंदर, फिर अगर लिक्विड स्टेट को फिर आप टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल फिर दोबारा चले जाएंगे गैस वाली कंडीशन के अंदर। तो ये आप लोगों के पास जो है प्रॉपर्टीज हैं किसकी, सॉलिड्स की। अब सॉलिड्स की इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर क्या डेफिनेशन कर सकते हैं, तो देखें ना, सॉलिड जो होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से सॉलिड्स की जो शेप होती है वो भी डेफिनेट होती है, और सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो लिख सकते हैं कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, कि उनकी शेप भी डेफिनेट होती है और उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो ये करेंगे आप लोग जो है इसकी डेफिनेशन, ठीक है जी। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन और ये है इसकी जी प्रॉपर्टीज। तो अभी हम इसकी जो है ना चौथी जो स्टेट है उसको हम डिस्कस करेंगे, और वो आप लोगों के पास है जी प्लाज्मा। प्लाज्मा, अब आप लोगों के सिलेबस में ये तमाम चीज़ें बहुत ही छोटे पैमाने पर दी गई हैं, लेकिन मैंने ज़रूरी समझे इनको थोड़ा सा डिटेल से आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए और इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब प्लाज्मा क्या होता है आप लोगों के पास, आप लोगों ने गैस, लिक्विड और सॉलिड सुना होगा, लेकिन प्लाज्मा को आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अभी प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा है क्या। तो आमतौर पर देखें हमारे पास जो सूरज होता है, हमारे पास जो सितारे होते हैं, तो इनके पास जो लाइट होती है, लाइट कहाँ से आती है, ये जो आप लोगों के पास चमक रहे हैं, या हमारे पास जो यहाँ पर जो एलईडी बल्ब होते हैं या लाइट्स होते हैं या साइन बोर्ड्स होते हैं, नियॉन साइंस वगैरह हैं, ये सारे के सारे में रोशनी जो है ये कहाँ से आती है, ये किस तरीके से चमक दमक रहे होते हैं, तो ये सारे प्लाज्मा की वजह से होते हैं। अब ये सिलसिला होते कैसे है, तो आम तौर पर देखें प्लाज्मा जो है, अगर आप लोगों के पास, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका मेथड बताता हूँ जिस तरीके से प्लाज्मा जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो प्लाज्मा जो है ना, दरअसल अगर आप लोगों के पास कोई भी सॉलिड हालत में कोई चीज़ है उसको आप लोग हीट अप करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। लिक्विड को अगर आप हीट अप करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप वेपर्स को भी हीट अप करें, ठीक है, अब सॉलिड जारी बात है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होगा, वो लिक्विड मॉलिक्यूल पर आएगा, ये वेपर्स के मॉलिक्यूल पर आएगा। वेपर्स को जब आप लोग हीट अप करते हैं तो हीट अप करने से फिर क्या होता है, तो यहाँ पर जब सॉलिड आप लोगों के पास मौजूद है, सॉलिड को जब आप लोगों ने हीट अप किया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड को आप लोगों ने हीट अप किया तो वेपर्स में आ गया। अब वेपर जो होते हैं ना, इसके अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के पास एटम है, और ये उसके पास जो है एटम के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे होते हैं, न्यूट्रल, जैसे आप लोगों के पास एक न्यूट्रल एटम होता है। तो होता ही है कि ये जो आप लोगों के पास न्यूट्रल एटम है तो ये ऑक्साइड हो जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये तब्दील हो जाता है एक पॉजिटिव आइंस के अंदर, ठीक है जी। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, पॉजिटिव आयन भी आप लोगों के पास हो गया, और पॉजिटिव आयन के बाद कुछ आप लोगों के पास न्यूट्रल एटम, यानी ये न्यूट्रल एटम बन जाते हैं। तो आप लोगों के पास जो है फिर एक मिक्सचर बन जाता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, पॉजिटिव आयन्स भी होते हैं और न्यूट्रल एक्साइटेड एटम भी होते हैं।
अब ये जो आप लोगों के पास बना है, ये कैसे बना है? जब आपने इसी मैटर में या तो उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया है या इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास किया है, तो फिर आप लोगों के पास ये जो मिक्सचर बनता है, इसी को आप लोग पढ़ सकते हैं प्लाज्मा। तो आप लिख सकते हैं कि प्लाज्मा आप लोगों के पास क्या है। तो यहाँ पर आप प्लाज्मा की डेफिनेशन कर सकते हैं कि प्लाज्मा क्या है। तो लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड न्यूट्रल एक्साइटेड एटम्स, या न्यूट्रल एटम भी लिख सकते हैं, न्यूट्रल एटम्स। A mixture of free electron, positive ions and neutral atoms या excited neutral atoms is known as plasma। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास होता है प्लाज्मा, यानी अब इसके अंदर जो है क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो गए, पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो भी आप लोगों के पास हो गए, ठीक। और इसके अलावा जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम भी हो गए। तो इसके जो मिक्सचर होता है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं प्लाज्मा। तो ये जो आप लोगों के पास प्लाज्मा है ये मैंने आप लोगों को उसकी फॉर्मेशन भी बताई है कि प्लाज्मा किस तरीके से बनता है, ये उसकी फॉर्मेशन है, और ये प्लाज्मा की डेफिनेशन भी है। तो नेचुरल प्लाज्मा मैंने अभी आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं, तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है नेचुरली, वो हो रहा होता है सन के ऊपर, स्टार के ऊपर, या इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ये क्या होती है आमतौर पर। तो गैलेक्सीज के अंदर जो स्टार होते हैं, स्टार्स के दरमियान में जो रीजन होता है, जो स्पेस होती है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। तो जो नेचुरल प्लाज्मा होता है आमतौर पर, नेचुरल प्लाज्मा, तो वो आमतौर पर आप लोगों के पास सन है, स्टार्स है, इंटरस्टेलर स्पेस है, इंटरस्टेलर स्पेस, ठीक है भी। और इसके अलावा जो क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं जी? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, इन दिस यूनिवर्स। कायनात में सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं क्वार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये प्लाज्मा नेचुरली तौर पर इस अमल के जरिए, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इस अमल के जरिए ये बनता रहता है। और जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है, उस आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो हम बनाते हैं आमतौर पर, वैसे भी कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या होता है? आप लोगों ने जो है ना साइन बोर्ड देखे होंगे, आप लोगों ने जो है ना ट्यूबलाइट देखी होगी, ठीक है। अब ये कैसे होता है? आप लोगों ने फ्लेम को देखा होगा, आग को देखा होगा, ये सारे के सारे किस तरीके से होते हैं। तो उसके अंदर यही अमल होता है जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई गैस है, उसके अंदर आप जब करंट को पास करते हैं, तो करंट को पास करने पर वो जो गैस होती है, उसके जो मॉलिक्यूल और एटम होते हैं, वो ऑक्साइड हो जाते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और वो एटम जो है पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाते हैं। तो फिर वो मिक्सचर बन जाता है किस चीज़ का? फ्री इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव आयंस का, और न्यूट्रल एटम का। तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी ये होती है आप लोगों के पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा। तो यानी ये अब आप लोगों के सिलेबस में बहुत ही थोड़ी थी, लेकिन मैंने थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल से बताया। उम्मीद है होप डन कि आपको प्लाज्मा के बारे में समझ में आई होगी। स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने डिस्कस किया, तो उसके अंदर हमने जो है गैस, लिक्विड, सॉलिड्स और प्लाज्मा को डिस्कस किया है। अब आप लोगों के पास जो है ना कुछ ऐसी हम स्टेट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट से मुराद ये होता है कि वो दो स्टेट्स के दरमियान कोई स्टेट होती है जहाँ पर एक गैस जो होती है वो मिलती है जाके किसी लिक्विड के साथ, या लिक्विड जो होती है वो मिलती है किसी सॉलिड के साथ। तो जब गैस जो है वो लिक्विड के साथ जाके मीट करती है, मिलती है, तो इससे फिर आप लोगों के पास एक इंटरमीडिएट स्टेट जाके बनती है। उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं, गैस की भी और लिक्विड की भी। जहाँ लिक्विड जो है फिर सॉलिड के साथ जाके मीट करती है, तो फिर एक इंटरमीडिएट स्टेट आ जाती है, जिसके अंदर उस स्टेट के अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, लिक्विड की भी और सॉलिड्स की भी। तो इस स्टेट को आप लोग पढ़ सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसके साथ इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद। तो ये आप लोगों के पास है इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर।
तो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर क्या होती हैं? तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं वेयर गैस मीट्स लिक्विड्स एंड लिक्विड मीट्स सॉलिड। तो आप लिखेंगे स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर वेयर या शुरू में आप ये भी लिख सकते हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर वेयर गैस या गैसेस मीट्स लिक्विड्स आर या एंड जो लिखे लिक्विड्स मीट्स सॉलिड्स। ठीक है, तो जब गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड के साथ मीट करती हैं तो यानी दो प्रॉपर्टी आ जाती हैं, गैसेस की भी और लिक्विड्स की भी। जो स्टेट ऑफ मैटर बनेगी उसके अंदर गैसेस की भी प्रॉपर्टी होगी, लिक्विड्स की भी प्रॉपर्टी होगी। अगर लिक्विड मीट करती हैं सॉलिड के साथ तो जाहिर बात है दो प्रॉपर्टीज इकट्ठे हो जाती हैं, लिक्विड्स वाली भी और सॉलिड्स वाली भी। ठीक है, तो ये जो मैटर बनेगा उसके अंदर जो है इंटरमीडिएट स्टेट आ जाएंगे दोनों के अंदर, यानी उसके अंदर लिक्विड्स वाली प्रॉपर्टीज की होगी, उसके अंदर सॉलिड्स वाली प्रॉपर्टीज की होगी। तो यानी इस किस्म की जो स्टेट है इसको हम लोग पढ़ सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर में क्या लिख सकते हैं कि मैटर एग्जिस्ट इंटरमीडिएट स्टेट वेयर गैसेस मीट्स लिक्विड्स एंड लिक्विड्स मीट सॉलिड्स आर नोन एज इंटरमीडिएट स्टेट। आप लोगों से 4 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये आप लोग उसको डिफाइन कर सकते हो। अब ये जो आप लोगों के पास इंटरमीडिएट स्टेट है, फिर इसकी आप लोगों के पास जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी आप लोगों के पास है। तो इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर आप लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी, पहले आप लोगों के पास है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। नंबर 1 सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। नंबर 2 पे आप लोगों के पास है जी लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स। और नंबर 3 पे आप लोगों के पास है ग्रेफीन। अब ये जो आप लोगों के पास है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ये भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के अंदर गैसेस जो है वो मीट करती हैं लिक्विड के साथ। जब गैसेस मीट करेंगे लिक्विड के साथ तो फिर आप लोगों के पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाएगी जिसे आप लोग पढ़ेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। इस तरीके से जब लिक्विड मीट करती हैं सॉलिड्स के साथ, लिक्विड और सॉलिड्स आपस में कंबाइन करते मिलते हैं, तो फिर आप लोगों के पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जिसे आप लोग पढ़ते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। अब लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर जो है ना बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड्स की भी हैं और सॉलिड्स की भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके जो है इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो होते हैं इसके अंदर जो है अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर गैसेस जो होती हैं वो मीट्स करती हैं लिक्विड के साथ। जब गैसेस मीट करेंगी मिलेंगी लिक्विड के साथ तो इसके नतीजे में आप लोगों के पास एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी जिसे आप लोग पढ़ेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की आप डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं जो आप लोग की बुक के अंदर है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड is the highly compressed state, is the highly compressed state
विद द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, या विच शो बोथ द प्रॉपर्टीज, ये भी लिख सकते हैं विच शो both the properties of gases and liquids. अब देखें, पहली बात तो ये है कि ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट होती है, यानी ऐसी हालत होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया गया होता है, दबाया गया होता है। मॉलिक्यूल को कंप्रेस करने की जो सलाहियत होती है, कौन सी ऐसी फिजिकल स्टेट है जिसके अंदर आप मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर सकते हैं? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और वो होते हैं गैसेस, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल काफ़ी फासले पे होते हैं, उनको आप लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो हाईली कंप्रेस स्टेट होती है जिसके अंदर क्या होता है, गैसेस और जो लिक्विड्स होती हैं वो दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करती हैं, शो करती हैं। ठीक है, गैसेस और लिक्विड्स को हाईली कंप्रेस स्टेट के दोनों को कंप्रेस किया जाता है, यहाँ वो मीट करती हैं, और फिर आप लोगों के पास एक इंटरमीडिएट स्टेट जो होती है मैटर की, वो बनाती हैं जिसके अंदर गैसेस और लिक्विड्स दोनों अपनी प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो इसको पढ़ते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो ये अब आप लोगों के पास इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी बयान की गई है, थोड़ी सी मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के अंदर थोड़ा सा बताता हूँ। आप लोगों के सिलेबस में एक्सप्लेनेशन इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ से जो है ना प्रॉपर्टीज है जी गैसेस की, प्रॉपर्टीज है जी लिक्विड्स की। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है वो शो करते हैं, गैसेस की और लिक्विड्स की? तो आमतौर पर इसके अंदर जो है लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज है लिक्विड लाइक डेंसिटी, यानी यहाँ पर जो डेंसिटी होती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की, तो वो जो डेंसिटी शो करते हैं वो कौन शो करते हैं, लिक्विड्स आप लोगों के पास है। अब वो डेंसिटी जब शो करेंगे तो इस डेंसिटी की वजह से इस लिक्विड्स के अंदर, क्योंकि लिक्विड्स यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करते हैं, तो इस डेंसिटी की वजह से जो दूसरे सोल्यूट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, वो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो सब्सटेंसेस हैं वो इसके अंदर क्या कर सकते हैं जी, डिसॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। इसी तरीके से गैसेस की प्रॉपर्टी शो करती हैं कौन कौन सी, जैसे कि आप लोगों के पास विस्कोसिटी है या डिफ्यूजिविटी है, डिफ्यूजिविटी वो शो करती है। अब विस्कोसिटी और डिफ्यूजिविटी ये शो करती है। अब इन प्रॉपर्टीज की वजह से आमतौर पर गैसेस जो होती हैं, गैसेस की प्रॉपर्टी है कि वो आमतौर पर सॉलिड्स में पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है ये सॉलिड में पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब सॉलिड में जो पेनिट्रेट करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि आमतौर पर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के अंदर जो विस्कोसिटी होती है और डिफ्यूजिविटी होती है वो किसकी होती है, गैसेस की होती है, जिसकी वजह से ये किसी सॉलिड में क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट, यानी किसी भी सॉलिड में दाखिल हो जाते हैं। सॉलिड के अंदर क्या कर सकते हैं जी, पेनिट्रेट कर सकते हैं, पेनिट्रेट या पेनिट्रेट इन सॉलिड्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं आमतौर पर। अब लिक्विड वाली डेंसिटी शो करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड्स आपको पता है जो मायात होते हैं, पानी है या और माए होते हैं, दूध है, कोई भी है, वो सब्सटेंसेस को या जो सॉल्यूट्स होते हैं उन्हें हल। अब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है वो सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो डिसॉल्व करने वाली जो प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, वो किसकी होती है, लिक्विड की है, क्योंकि यहाँ पर वो शो कर रहे होते हैं डेंसिटी किसकी, लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स की डेंसिटी शो करके वो सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं। गैसेस की प्रॉपर्टी शो करके वो आमतौर पर सॉलिड्स में क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, जैसे विस्कोसिटी वाली और डिफ्यूजिविटी वाली। ठीक है, तो ये आप लोग जो है इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, और यही आमतौर पर इसकी प्रॉपर्टीज भी आप लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हैं आमतौर पर। इसी तरीके से सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो कि इंटरमीडिएट होते हैं, इनको आप लोग यूज कर सकते हैं। किसमें यूज कर सकते हैं, तो इसको आप लोग मुख्तलिफ जो चीज़ें उनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आमतौर पर जो है क्रोमेटोग्राफी के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हायर क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाएंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं उनको सेपरेट भी करते हैं और उनको एनालाइज भी करते हैं, उनको हम अलग-अलग भी करते हैं, इकट्ठे होते हैं कंपाउंड को अलग-अलग भी करते हैं और उनका
एनालाइज भी, उनका तजिया भी करते हैं। सेपरेटिंग एंड एनालाइज द कंपाउंड्स, सेपरेशन एंड एनालाइजिंग द कंपाउंड, एनालाइजिंग द कंपाउंड्स, तो ये हम कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के पास जो है सेपरेशन वाली टेक्निक होती है जिसमें हम अशिया को अलग करते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन में क्या करते हैं, सेपरेशन के अंदर जिस तरीके से आप लोगों के पास कॉफ़ी है, उस कॉफ़ी में से कैफीन को अलग करना होता है। ठीक है, डी कैफिनेटिंग द कैफीन फ्रॉम कॉफ़ी या डी कैफिनेटिंग कॉफ़ी, ये भी लिख सकते हैं आमतौर पर, डी कैफिनेटिंग कॉफ़ी। इस तरीके से आप लोग पॉलीमर प्रोसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आप लोग बहुत सारे पॉलीमर्स को तैयार कर सकते हैं। चलिए, ये आप लोगों के नॉलेज के लिए है। ठीक है, आप लिखिए, अगर ना आप लोगों के पास ये काफ़ी है कि अगर आप इसकी डेफिनेशन करें और डेफिनेशन करने के बाद थोड़ा सा जो है ना उसकी प्रॉपर्टी के अंदर लिखिए कि कुछ इसकी लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी है, कुछ इसकी गैस लाइक प्रॉपर्टी है, और ये यूजेस हैं क्रोमेटोग्राफी में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, सेपरेशन टेक्निक में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और पॉलीमर प्रोसेस में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी प्रॉपर्टी और इसके यूजेस। लास्ट टाइम जो है ना, लास्ट में हम इसकी एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर देते हैं, और वो एग्जाम्पल आप लोगों के पास है। नंबर 1 पे आप लोग इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, नंबर 2 पे इसकी प्रॉपर्टीज को, और नंबर 3 पे इसके आप लोग यूजेस, और लास्ट में नंबर 4 पे इसकी एग्जाम्पल को आप लोग डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास एग्जाम्पल है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो CO2 को आप जानते हैं कि आप लोगों के पास CO2 जो है गैस है, एयर के अंदर ये मौजूद होती है, तो वो गैसेस फॉर्म के अंदर है। अगर आप इसको फ्रीज करें तो फिर CO2 सॉलिड के तौर पर आ सकती है। तो बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि आमतौर पर रिवायती किस्म के जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए आप लोग जो है उन रिएक्शन को जो रिवायती सॉल्वेंट्स में नहीं हो रहे होते, तो उन रिएक्शंस को आप लोग कर सकते हैं किसके अंदर, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो मैनी रिएक्शंस which do not carried out in conventional solids, in conventional solvents may be carried out in supercritical carbon dioxide। तो बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि नहीं हो पा रहे होते रिवायती किस्म के सॉल्वेंट्स के अंदर, सॉल्वेंट से मुराद पानी है या बहने वाले कोई भी मटेरियल है, उसे आप लोग सॉल्वेंट्स पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे बेंजीन ईथर भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो कि आमतौर पर रिवायती किस्म के सॉल्वेंट्स में नहीं हो रहे होते, तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड या सुपर क्रिटिकल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर वो हो सकते हैं। तो यानी ये आमतौर पर जो है ना सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो कि इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर में शामिल है, आप लोगों ने करना है, उसकी डेफिनेशन करनी है, थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा उसके यूजेस है, और इसकी आपने एग्जाम्पल करनी है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट जो है हम इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल्स को जो है इतना डिटेल से नहीं बयान किया गया, लेकिन जितना बयान किया गया वो आप लोगों को बता देते हैं। इसकी डिटेल जो है फिर हायर स्टडीज के अंदर है, थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल्स। अब लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर ये होता है कि लिक्विड जो है मीट करती है सॉलिड्स के साथ। जब लिक्विड मीट करेगी सॉलिड के साथ तो फिर आप लोगों के पास एक इंटरमीडिएट स्टेट आ जाएगी। तो इस इंटरमीडिएट स्टेट को आप लोग पढ़ सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, जिसके अंदर जो है लिक्विड क्रिस्टल्स लिक्विड्स की भी और सॉलिड्स की दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो शो कर रही है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिक्विड क्रिस्टल्स are the state of matter which shows both the properties of conventional solvents
and and those of crystalline solids, crystalline, ठीक है भाई। तो लिक्विड क्रिस्टल जो है वो कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की जो है ये हालत होती है जो कि शो कर रही होती है, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों की खसूसियात, किसकी, जो रिवायती किस्म के जो सॉल्वेंट्स होते हैं, जो लिक्विड्स आप लोग पढ़ सकते हैं। और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी ये सॉलिड्स की एक टाइप होती है जिसे आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे सॉलिड्स की टाइप्स होती है। सॉलिड आप लोगों को बता चुके हैं, सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। सॉलिड जो होते हैं आमतौर पर इनकी दो टाइप होती हैं, एक होता है जी एमॉर्फस, एमॉर्फस, और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब एमॉर्फस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सही तरीके से अरेंज नहीं होते, पार्टिकल्स के अंदर ऑर्डर नहीं होता, बेतरतीब तरीके से जुड़े हुए होते हैं, जैसे प्लास्टिक है या शीशा वगैरह है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके अंदर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो बाकायदा होती है। पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ऑर्डरली इन थ्री डायमेंशनल पैटर्न, जैसे कि आप लोगों के पास नमक है, NaCl वगैरह, इस किस्म के हैं। तो ये आमतौर पर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। और जो सॉल्वेंट्स होते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज को ये शो कर रहे होते हैं। अब सॉल्वेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टीज को ये शो करते हैं और सॉलिड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। सॉल्वेंट्स की प्रॉपर्टी जैसे कि आप लोगों के पास फ्लूडिटी, बहने वाली जो सलाहियत होती है आमतौर पर, ठीक है। तो वो फ्लूडिटी वाली जो सलाहियत होती है कि बहाव की जो सलाहियत होती है इनके अंदर, वो आमतौर पर किसकी होती है, सॉल्वेंट्स की। और सॉलिड्स वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड, ऑर्डरली अरेंज्ड, के पार्टिकल जो होते हैं उनमें जो अरेंजमेंट होती है वो ऑर्डरली होती है, नज़्म नस्क के साथ होती है आमतौर पर। अब देखें ये जो प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, कि पार्टिकल जो होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं, ये होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। और फ्लूइडिटी वाली जो प्रॉपर्टी है लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर, ये प्रॉपर्टी है किसकी, सॉल्वेंट्स की। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को शो कर रहे होते हैं, इस वजह से ये इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर में आ जाते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या है, लिक्विड क्रिस्टल्स आर स्टेट ऑफ मैटर which show both the properties of conventional solvents and those of crystalline solids, ठीक है। अब इसके यूजेस आप लोगों के सिलेबस में बताए गए हैं, अब इसकी इतनी तफसील नहीं है आप लोगों की बुक के अंदर। हायर स्टडीज के अंदर इसको हम पढ़ेंगे, किसने इसको दरियाफ्त किया, और एक बॉटनिस्ट था, ठीक है, उसने इसको दरियाफ्त किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, कोलेस्ट्रॉल, बेंजोएट, किस तरीके से उसको उसने हीटअप किया। तो ये प्रोसेस है, सारे के सारे जो है क्लासेस में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर फिर दूसरे नंबर पे इस्तेमाल किए गए इसके यूजेस, तो आप इसके यूजेस को देख लेंगे, यूजेस क्या क्या होते हैं। यूजेस, यूजेस ऑफ क्रिस्टलाइन लिक्विड्स। तो क्रिस्टलाइन लिक्विड्स को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आमतौर पर। आप लोगों के पास जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जो डिस्प्ले है जहाँ पर आप देख सकते हैं हर चीज़, यानी इनको पढ़ते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस, ठीक है। तो जो डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं, तो आमतौर पर जो डिस्प्ले डिवाइसेस है, कंप्यूटर का मॉनिटर है, टीवी का मॉनिटर है, ये सारे के सारे लिक्विड क्रिस्टल्स के बने हुए होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास वॉचेस हो जाती हैं, क्लॉक्स हो जाते हैं, और जो नेविगेशन सिस्टम होता है, ये सारे के सारे लिक्विड क्रिस्टल्स के बने हुए होते हैं। तो यूजेस में आप लोग क्या करेंगे, तो जो डिस्प्ले डिवाइसेस है, सारी की सारी डिस्प्ले डिवाइसेस, जैसे कि आमतौर पर आप लोगों के पास है कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर जो मॉनिटर है वो हो गया, टीवी का मॉनिटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आमतौर पर आप लोगों के पास जो है जी वॉचेस हैं, क्लॉक्स हैं, या फिर जो नेविगेशन सिस्टम होते हैं, नेविगेशन सिस्टम। अब नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, आप लोगों के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टूल होता है, इलेक्ट्रॉनिक टूल या सॉफ्टवेयर, जो कि आमतौर पर डिवाइसेस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉनिक टूल है, यानी बिजली का बना हुआ कोई भी औजार हो सकता है, या फिर आप लोगों के पास कोई डिवाइस है जो कि आम तौर पर, ठीक है, डिवाइस नहीं सॉरी सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास है जो कि आम तौर पर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, कि डिटरमाइन द डिवाइसेस, डिटरमाइन द
डिवाइसेस। ये आप लोगों को इसका पता नहीं होगा, जैसे मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया कि नेविगेशन सिस्टम क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक टूल होता है या कोई सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिवाइसेस को डिटरमाइन करते हैं, मालूम करता है। तो यानी इन तमाम को बनाने के लिए आमतौर पर हम लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं उसके अंदर, यूजेस के अंदर, ठीक है। ये मही को तो नेक्स्ट जो है इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हम पढ़ रहे हैं ग्रेफीन। तो नेक्स्ट आप देखें ग्रेफीन को। ग्रेफीन, अब ग्रेफीन होती क्या आप लोगों के पास, मैं डेफिनेशन करता हूँ इसकी। वो है जी अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम arranged in a hexagonal pattern, hexagonal pattern। वो कह रहे हैं कि कार्बन एटम की एक सिंगल लेयर है, सिंगल तय है, और कार्बन एटम अपने आप को अरेंज कर रहे हैं कौन से अंदाज में, कौन से पैटर्न में, हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सा कहते हैं 6 को, और गोन कॉर्नर को पढ़ते हैं 6 कोनों के अंदर, हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर। तो ये इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। और ये जो आप लोगों को बताया जा रहा है, इसकी एक सिंपल सी डायग्राम है, इसके अंदर आप देखिए। तो देखें यहाँ पर आप लोगों के पास कार्बन एटम है, यहाँ पे भी कार्बन एटम है, यहाँ पे भी कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन एटम, यहाँ पे भी कार्बन एटम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 कॉर्नर्स हैं। इसी के साथ जो है ना एक और यहाँ पर अरेंज करें हेक्सागोन, ठीक है। और इसी के साथ जो है हेक्सागोन आप अरेंज और कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखें हेक्सागोन अरेंज करें यहाँ पर इस तरीके से, फिर यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक सिंगल लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखें 6 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कॉर्नर। तो ये एक ग्रेफीन की जो है शेप है आमतौर पर, ठीक है। तो इसी जैसे कहा गया है कि सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। कार्बन एटम की एक सिंगल लेयर होती है जो अपने आप को एक हेक्सागोनल पैटर्न यानी 6 कॉर्नर वाले अंदाज में तरतीब देती है। तो फिर आप लोग के पास एक ग्रेफीन जो है वो बनती है। और ये जो आप लोग के पास ग्रेफीन है, ये एग्जांपल है 2 डायमेंशनल क्रिस्टल की, ठीक है जी। ये किस चीज की एग्जांपल है, ये एग्जांपल है 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, ठीक है। एक्स और वाई पे या वाई या जी पे ये 2 डायमेंशनल होता है आमतौर पर, ठीक। तो प्रॉपर्टीज जो है अभी हम इसकी डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के बाद। तो आप लोगों की बुक के अंदर जो प्रॉपर्टीज बयान की गई हैं, उन प्रॉपर्टीज के अंदर नंबर 1 आप लोगों के पास है जी कि जो ग्रेफीन होता है, ठीक है, जिसको आपने डिराइव्ड किया है ग्रेफाइट से। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया जी, एक तो होता है टफ। नंबर 2 पे ये आप लोगों के पास होता है फ्लेक्सिबल। टफ भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, और लाइट वेट भी होता है। लाइट वेट, लाइट वेट, लाइट वेट होता है, और विद हाई रेजिस्टेंस। और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या होती है, हाई होती है। मुज़ाहमत, किस चीज को अपने अंदर से पास करने की मुज़ाहमत जो है वो इसकी बहुत ज्यादा होती है। रेजिस्टेंस कहते हैं मुज़ाहमत, हाई रेजिस्टेंस। तो एक तो ये टफ होता है, सख्त होता है, लचकदार होता है, वजन इनका बहुत ही हल्का होता है क्योंकि सिंगल एटम थिक होता है आमतौर पर, और हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये आप लोगों की बुक के अंदर जो है इसकी प्रॉपर्टीज लिखी गई है, ठीक है जी। फिर टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइट वेट होता है, और हाई रेजिस्टेंस होता है। अब ये जो टफ है, इसको आप लोग जो है इन प्रॉपर्टीज को, टफ इतना ज्यादा होता है कि आमतौर पर इसको टफ की जगह अगर आप लोग स्ट्रॉन्गर भी लिखें या इसकी स्ट्रेंथ भी लिखें तो वो भी आप लोगों की मर्जी है। तो इतनी ये स्ट्रॉन्गर होता है आमतौर पर कि ये स्टील से भी
और डायमंड से भी टफ होता है आमतौर पर। आप लोगों को पता है डायमंड बड़ा टफ होता है, लेकिन ये उससे भी टफ होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। और इसमें थोड़ा इजाफा कर लें कि इसको आप लोग ट्रांसपेरेंट, साफ शफाफ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको लिखा फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा मैं इसके अंदर इजाफा कर रहा हूँ, आप लोग देखें। ये लचकदार भी होता है और इसको आप लोग ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, शफाफ भी बना सकते हैं आमतौर पर। लाइट वेट होता है क्योंकि ये सिंगल एटम थिक होता है, सिंगल एटम थिक, सिंगल एटम थिक, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर। इसके अलावा ये भी आप लोग देखें, इजाफा कर लें इसके अंदर कि ये कंडक्टर होता है, कंडक्टर यानी इसमें से बिजली पास होता है। तो ये एक्सेप्शनल कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें काफ़ी मिकदार में बिजली और हरारत पास हो सकती है। तो इसमें लिख सकते हैं एक्सेप्शनल कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। फिर ये इसको जो है ना आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर कर सकते हैं। टफ होता है, इतना टफ होता है कि स्टील और डायमंड से भी ज्यादा होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। इसको आप लोग साफ शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। लाइट वेट होता है, बिल्कुल हल्के वजन का होता है, यानी सिंगल एटम थिक होगा और हाई रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा एक अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि इसके अंदर बिजली और हरारत की अच्छी मिकदार जो है इसमें से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो ये आप लोग करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो ये आप लोगों ने ग्रेफीन की डेफिनेशन करनी है और ये आप लोगों ने प्रॉपर्टीज लिखनी है। और प्रॉपर्टीज के अंदर जो है आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्रेफीन जो है उसको ड्राइव किया गया है ग्रेफाइट से। ठीक है जी। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर जो होती हैं यहाँ पर जो है वो एंड हो गई हैं। तो लास्ट में हम पढ़ रहे हैं ये एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर क्या होती हैं, यानी है तो वो स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन आमतौर पर हमें इनका सामना नहीं करना पड़ता या हमें बयान नहीं करते। स्टेट ऑफ मैटर विच आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड इज नोन एज एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। तो लास्ट में ही आप लोगों के पास है एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। क्या लिखेंगे, स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर which are not commonly encountered are known as exotic state of matter। यानी मादा की वो हालतें होती हैं जिनका हमें आमतौर पर सामना नहीं करना पड़ता, उनको पड़ता है एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। अब मिसाल के तौर पर इसके अंदर कौन कौन सी हैं, उसमें आप लोगों के पास है जी डार्क मैटर, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, इस तरीके से आप लोगों के पास है जी न्यूक्लियर मैटर और है क्वांटम स्पिन लिक्विड, ठीक है जी। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ज्यादातर ये है डार्क मैटर हो गया, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया, न्यूक्लियर मैटर हो गया, क्वांटम स्पिन लिक्विड हो गया। इनको हम ले लेते हैं एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास है एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। इसके साथ ही स्टेट्स ऑफ मैटर का जो टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहें, समझने की कोशिश करें, और वीडियोस आपको पसंद आई हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएंगे इंशाल्लाह।